बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। आपने कैसे आगाज़ किया ज़रा आज अपने दिन का? आप खुश हैं, जी ठीक हैं, बिल्कुल, खैरियत से हैं? बिल्कुल खुश हूँ। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, ज़बरदस्त। ज़रा आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं तालीम के मौज़ू पे और अगर माहिरीन से पाकिस्तान की हालत के हवाले से कभी बात की जाए तो वो एक ही नतीजा जो है वो अख़ज़ करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है वो तालीम का मसला है। और यही बात सिर्फ माहिरीन ही नहीं, ये तालीमी माहिरीन ही नहीं, ये हमारे जो सियासतदान हज़रात हैं ये भी जब इंतखाबात से पहले या जब भी कभी अवाम के साथ मुखातिब होते हैं तो तालीम के हवाले से ही बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे मुल्क में इतने करोड़ बच्चे हैं, उन्होंने तालीम हासिल करने वाले हैं। इवन जो ये गवर्नमेंट है ये भी जब इक़्तिदार में जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये भी जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त भी इन्होंने वो करोड़ों बच्चों का जिक्र किया जो स्कूल नहीं जाते, मुस्तहिक हैं, हाँ, जो ठीक स्कूल है? नहीं जाते। तो हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे अवाम भी सारी के तालीम के हवाले से इतना एड्रेस किया गया है कि जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे और तालीम के सब्जेक्ट पे ज़रूर काम किया जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट एक इशू है। बिल्कुल आपने फ़हीम सही कहा। और हम अगर पाकिस्तान की 70 साला तारीख उठा के देखें तो जितनी दौरे हुकूमत गुजरी हैं किसी ने भी तालीम के मयार के ऊपर, तालीम की सहूलियात के ऊपर काम नहीं किया है। और अगर तालीमी बजट की हम बात कर लें तो अब तक जो तालीम का जो बजट है वो 3% भी नहीं रखा गया। जो सबसे ज़्यादा बजट रहा है वो 2.6% है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब है ना कि तालीम जो है वो हमारे जो बड़े हैं इनकी तरजीह है ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी मतलब वो वाज़ेह है सारा कुछ कि अगर प्रायोरिटी हो और हम बाकी इसे सॉल्व करना चाहते हों तो नज़र आए काम इस वक्त। क्योंकि मेरा ख्याल है वो खुद काम करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर तालीम किसी भी कौम में आ जाती है तो उनके अंदर शऊर पैदा हो जाता है, और जब शऊर पैदा हो जाता है तो उनमें सही और गलत का फ़ैसला करने का भी जो है ये भी एक नज़रिया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। रिसर्च के मुताबिक पता चला है आपको कि पाकिस्तान का 125वां नंबर आया है। 125 पता नहीं कितने ममालिक में आया, ज़रा बताएं ना ज़रा। इस एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल की रिपोर्ट है ये, और इसके मुताबिक दुनिया के जो 130 ममालिक हैं उनके मयार तालीम को जो है जांचा गया और उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 125वां आया है, जबकि श्रीलंका का नंबर 70 है, नेपाल का 89 है, इंडिया का 103 है और बांग्लादेश का 111 है। यानी पाकिस्तान इन सब से पीछे है। ये एक बड़ी तशवीश की बात, तकलीफ दे बात है। तकलीफ की भी बात और ज़रा ये देखें कि ये मयार जो है ये गिर रहा है। या तो एक चीज़ हो कि हम बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं, हम हमारे यहाँ वो जो बच्चे स्कूल्स में जो नहीं जाया करते थे वो अब कम जा रहे हैं, मतलब हमने उन बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला दिलवाया है, कोई जिम्मेदारी ली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में, ये लॉकडाउन की सूरत हाल में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप अब उनका स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, है ना। तो खैर इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद होंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक माहिर तालीम मौजूद है जो सियासत से भी वाबस्ता है। हमारे साथ हैं कौसर आमिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौसर साहिबा, आप इस हवाले से अपने क्या ख्यालात रखती हैं? तालीम का मयार हमारे मुल्क में आए दिन गिरता जा रहा है। बिल्कुल आपने जिस तरह बताया एज ए सियासतदान डेफिनेटली, एंड प्लस अगेन मैं एक स्कूल भी अर्न करती हूँ, ओनर ऑफ द अमेरिकन स्कूल एंड डायरेक्टर पे, और मेरे 4 कैंपसेस हैं। और अब अगर मैं देख रही हूँ स्कूल्स के मेयार को तो डेफिनेटली इतना बुरा हाल है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। पेरेंट्स तो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं बट देन अगेन दे अगेन वांट टू सेव द फीस। ठीक है, उनको ये है कि ये 1 साल या 2 साल बचा लो, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डेफिनेटली बहुत बड़ा हर्ज हुआ है।
दे कैन नॉट सेंड देयर किड्स टू स्कूल के बार बार गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आ रहे थे अकॉर्डिंग टू देम कि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए थे। बट देन अगेन मैं समझती हूँ अगर ये प्रिकॉशंस के साथ प्राइवेट स्कूल्स खुले रहने देते हैं तो शायद इतना लॉस नहीं आता, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में तो कुछ रखा ही नहीं है यहाँ पर। पब्लिक स्कूल्स में तो बच्चों को पढ़ाई होती ही नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल्स भी बिल्कुल खत्म हो गए। सही सही। कितने स्कूल्स हमारे सामने बंद हुए हैं, कितने स्कूल्स हमारे सामने ऐसे हैं कि जिनमें खुले हुए हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। जिनके 3-3, 4-4 कैंपसेस हैं, उन्होंने वाइंड अप करके अपने बड़े बड़े नाम मैं आपको दे सकती हूँ, विच आई डोंट वांट कि मैं टीवी चैनल पे लाऊं, जिन्होंने 4-4 कैंपसेस वाइंड अप करके एक कैंपस पे चले गए। ठीक है, सबकी ये शिकायत है कि बच्चा कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। एवरी पेरेंट उन्होंने अपने बच्चों को घर बिठाकर और 1 या 2 साल की फीस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हो क्या रहा है? उसमें मसला ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। जो बच्चे अब समझ ले लास्ट फरवरी 26 से ये बंद हुआ है स्कूल, और आज आप देखें तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। अब वो 1 साल तो उन्होंने फीस नो डाउट बचा ली, और अभी भी 4-5 महीने वो कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई के बाद अगस्त में हम अपना बच्चा डालें। तो तकरीबन 1.5 साल बच्चा घर बैठ गया। जब 1.5 साल बच्चा घर बैठ गया तो आप ये सोचें कि उसमें कोई 1 और 2 क्लासेस पीछे चला गया वो। तो कौसर साहिबा, जितने भी स्कूल मालिकान हैं ये बच्चों की फीस के अलावा बच्चों की जो तालीम का खर्च हो रहा है उस हवाले से भी परेशान हैं क्या? देखिए, मसला ये है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको कुछ आ ही नहीं रहा है। दे आर लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक। अब जो बच्चा क्लास कौन से बच्चे जो आपसे एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन लेते रहे हैं वो, या जिनके माँ बाप ने इनको स्कूल से हटा लिया था वो बच्चे? देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते रहे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, वो समझ लें 100 में से तकरीबन 20% बच्चे होंगे। ठीक है, जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर बहुत सारे जो पेरेंट्स जो है अहमियत समझते हैं एजुकेशन की, उनके बच्चों ने तो ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट ली, और वो चलते भी रहे। वो काफी हद तक उन्होंने कोशिश की कवर करने की। वो जाहिर है फिजिकल क्लासेस की तरह तो नहीं हो सकता, बट देन अगेन दे ट्राइड देयर बेस्ट। बट जो बच्चे पेरेंट्स ने घर बिठा लिए कि हमारे पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके दिमाग में ये था कि ऑनलाइन तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, विच वॉज नॉट करेक्ट, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा ऑनलाइन और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और बहुत कुछ सीखा भी उसमें। सही। कौसर साहिबा, कोरोना तो एक रीज़न है, पूरी दुनिया ने इसको अफेक्ट किया है। तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो तमाम ममालिक इससे अफेक्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनका तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर क्यों है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कौसर आमिर साहिबा, और अभी स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है दानिश जमा साहब ने, जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दानिश जमा साहब, इससे पहले हमारे साथ कौसर साहिबा मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, और हम उससे बात कर रहे थे। तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा गिर गया है नीचे। तो आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत सारे लोगों की राय है कि कोरोना की वजह से जो है हमारा मेयार तालीम जो है बहुत नीचे आ गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं इसके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि इसकी जिस वजह से ये हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो उसकी मिसाल ये है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को उसके माहिर के हवाले नहीं करेंगी तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर ये बात कही जाए कि कोरोना की वजह से तालीमी निज़ाम ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो कोरोना से पहले क्या हाल था? अगर हमारे तालीमी निज़ाम की बात की जाए
तो क्या हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल है कि हम इंटरनेशनल चैलेंजेस का कंपैरिजन कर सकें? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि हम अपने निज़ाम तालीम को कभी इम्प्रूव करने के बारे में सोचते ही नहीं। यानी इस सेक्टर की तरफ तो हमारी तवज्जो आते ही नहीं है। हमसे मुराद ये है कि कोई भी हुकूमत जो गुज़िश्ता जितने सालों का भी अगर मैं उसका मुताला करूं, तो किसी भी हुकूमत ने तालीम के ऊपर वो काम अब तक किया नहीं जो एक मुल्क को, उसकी कौम को और उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए किया जाना चाहिए था। सही। अच्छा कौसर आमिर साहिबा, आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, आप माहिर तालीम हैं। जिस तरह आपने कहा कि तालीम का मेयार जो है ये पहले ही गिरा हुआ था, मगर ये कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में और ज़्यादा इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में भी आपको तालीम के शोबे में पाकिस्तान के बेहतर हालात नज़र आते हैं, या ये इसी तरह ही हमारे मुकद्दर में ही इस तरह लिखा हुआ है कि हमें बस तालीम की सहूलत यहाँ पे अपने बच्चों को फराहम नहीं करनी? देखिए, द थिंग इज दैट कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्तकबिल में नहीं करनी हमने, या हम सब बीइंग द स्कूल एंड बीइंग द एजुकेशनल, और ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क में, द वन हु वांट के तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो जाए। अब मसला ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को मैं ये नहीं कहूँगी कि तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, नहीं। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स का तालीमी निज़ाम देखें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और उन्हीं की वजह से आज जो भी तालीम याफ्ता लोग हैं तो प्राइवेट स्कूल की वजह से ही हैं। सरकारी स्कूलों से में तो ना आप अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं ना हम करवाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए सरकारी स्कूल पे कभी वर्किंग ही नहीं की गई, और हम उसको भी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बट देन अगेन डू आवर गवर्नमेंट वांट दैट? अब देखिए, अगर सिंध की आप बात करें, जो आप मिनिस्टर आप देखें तो उनका बैकग्राउंड क्या एजुकेशन साइड से आ रहा है? नो, ही इज नॉट इवन हैविंग नो हाउ। इससे पहले कि आप मिनिस्टर्स देखें जो एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे हैं, वो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं? नहीं, उनको नो हाउ भी नहीं पता, उनको अलिफ पे नहीं पता एजुकेशन का। अब सिर्फ पढ़ के आने से एजुकेशन इज नॉट सिर्फ पढ़कर आप आ गए और आप अपने ही मुल्क पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एजुकेशन जिसका आपको कुछ भी नहीं पता। आपको वो इंसान चाहिए जो माहिर हो तालीम के अंदर, वो मिनिस्टर बनकर आए और मुल्क के निजाम को लेके चले और प्रॉपर टीम लेकर आए, वो टीम लेकर आए जो एजुकेशनिस्ट की टीम हो। तो क्यों नहीं निजाम बढ़ेगा? वी कैन मेक इट द बेस्ट। उसके लिए आपको कहते हैं ना, आपको हर चीज के अंदर आप सर्जन लाएंगे ना, जब आप ऑपरेशन कराएंगे तो आप उसकी बीमारी के लिए वो सर्जन लाएंगे, या आप कोई भी आम डॉक्टर से बीमारी का इलाज कराएंगे? जो एक्सपर्ट होगा उनके हवाले काम करना चाहिए, जो माहिरीन है, ताकि वो इस करेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक और प्राइवेट स्कूल का जो एक बीच के अंदर बहुत बड़ा गैप है वो खत्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर लोग प्रॉपर जगह पर लाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग अ चेंज। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एक और चीज बता दूं। अब जो आपकी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कुछ स्कूल्स हैं। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका काम ये बनता है गवर्नमेंट का कि वो कम्युनिटी के अंदर जो आपके स्कूल्स हैं उसके जो अच्छे करते धरता लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो अच्छे लोग हैं जो वांट्स टू हेल्प द कंट्री आउट, उनकी एक टीम बनाए। जो बिग शॉट्स हैं, कुछ माहिर तालीम है, कुछ इसमें जो बिग शॉट्स हैं वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, कुछ आपके पास माहिर तालीम है वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप एक अच्छे लोगों की एक टीम बना सकते हैं मास्टरमाइंड की, और आप उनको कह सकते हैं कि अब ये कम्युनिटी स्कूल के ऊपर पूरा वर्किंग करें और इन्हीं बच्चों को उठाएं। ठीक है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। बातें जितने भी नाजरीन देख रहे हैं वो भी आपकी इस बात से इत्तफाक करते होंगे कि हम जिनका काम है उनके हवाले किया जाए ताकि इसकी बेहतरी की तरफ आ सके। मगर सारा यहाँ पे एक सवाल ये आ रहा है कि अगर ये सारे ये बात जानते हैं तो फिर हुकूमतों पर संजीदगी क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है? इस हवाले से बात करना है हमें। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक
ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कौसर आमिर साहिबा जो कि माहिर तालीम है। दानिश साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर यकसा तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो किसी भी माशरे या किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम तो दूर की बात है, हमारा जो मयार तालीम है वो बुनियादी जो उसूल हैं उस पर भी पूरा नहीं उतरता। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल का जो तालीमी निज़ाम है ये मुख्तलिफ है, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ये उनको दो अलग अलग राहों में तकसीम कर रहा है और हुकूमत को ख़ास इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है? और इसके साथ साथ अमीर और गरीब के बच्चे को अलग अलग किस्म की तालीम जो है मिल रही है, ये भी मुस्तकबिल में हमें एक अलग जगह पे लेके जा सकती है। जी फ़हीम भाई, बात यह है कि जो निसाब है उस निसाब में पिछले 40 बरसों से अब तक जो तब्दीली की गई है वो ना होने के बराबर है। यानी वो निसाब जो अब तक चलता आ रहा था उसमें कुछ ही रद्दोबदल करके आने वाली जनरेशन को उसी को फॉलो करने के लिए सामने रख दिया जाता है। हमें अगर अपने मयार को बेहतर करना है तो सबसे पहले जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें इस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा कि ये जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये एक बड़ी हसास मिनिस्ट्री है। इसको काबिल माहिर तालीम लोगों का एक थिंक टैंक बनाकर फिर उसके बाद इसको कोई भी डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर यकसा निज़ाम तालीम है तो आप एक ऐसे निसाब को फॉलो करवा दें जिसमें कोई रद्दोबदल ना हो, तब्दीली बराए नाम हो, तो वो भी जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। सही। सबसे बड़ी तब्दीली जो है फ़हीम भाई, आप देखें हमारे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो एक सिर्फ इमारत की शक्ल देते हैं। वहाँ पर सबसे अहम हिस्सा हमारे असातिज़ा, माहिर असातिज़ा का होना है। जो निजी तालीमी सेक्टर है उसमें जो असातिज़ा कराम हैं और जो सरकारी सेक्टर है दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो भी माहिर हैं, ये भी माहिर है, लेकिन उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए सरकार क्या काम करती है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, हम इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं। कौसर आमिर साहिबा, आखिरी सवाल है ये प्रोग्राम के इस हिस्से का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये वाकई ये तालीम का मसला रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो हमारे इक़्तिदार में जो लोग हैं वो उनकी तरफ से संजीदगी क्यों नहीं है, हुकूमतों की संजीदगी क्यों नहीं रही आज तक? जरा मुख्तसरन इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आप संजीदगी की ये हद देखें कि सब कुछ खुला था, पार्क खुले थे, रेस्टोरेंट्स खुली थी, स्कूल वर ओनली क्लोज। ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा पॉइंट देना चाहूंगी कि पॉलिटिकल भर्तियां बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। जो मिनिस्टर अगर आता है उनके जितने भी खानदान हैं, जितने भी जानने वाले हैं, वो सब भर्ती हो जाते हैं एज अ टीचर। गवर्नमेंट टीचर्स आर वेरी गुड, बट देन अगेन चेक एंड बैलेंस रखें उनके ऊपर। ठीक है। अब चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? गवर्नमेंट ही रखेगी। लेकिन वो अगर अपने ही लोगों को भर्ती करेंगे जस्ट टू टेक द मनी और वो घर बैठ के अटेंडेंस लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली मेयार कभी भी सही जी, खौफ किस चीज का है? क्यों संजीदगी नहीं है, या इन्हें लगता है खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा? संजीदगी इसलिए नहीं है कि हमारा मुल्क जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसमें इतनी ज्यादा वैसे ही परेशानियां हैं। अच्छा। जो गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट दूसरी चीजों में लग जाती है, ना कि एजुकेशन को देखें। अगर गवर्नमेंट आके सबसे पहले एजुकेशन को देखें और बाकी चीजों को बाद में देखें तो मैं समझती हूँ ये मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये दोनों चीजें बेसिक है कोई भी मुल्क को तरक्की देने के लिए। ये दोनों चीजों को कंट्रोल करें, ना कि रास्ते बनाने का सोचें, ना कि दूसरी क्या कहते हैं ये जो आपस में जो कलिशें चल रही होती हैं उनकी। जी कौसर साहिबा, हम आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल समझ चुके हैं। माजरत वक्त हमारे पास कम है। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। दानिश साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज जब हमने पाकिस्तान के तालीमी मेयार के हवाले से जो बात की है,
उस पर जो हमारे मेहमानों से बात हुई है वो यही कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से संजीदगी नहीं है। हमारे हुक्मरानों को संजीदगी अपनी दिखानी होगी। सारे मसाइल साथ साथ हैं, तालीम का मसला सबसे पहले हल करने की ज़रूरत है। ये हम अपील करते हैं अपनी हुकूमतों से। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एक और मौजू के हवाले से बात कर रहे होंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। पूरे मुल्क में इस वक्त सेनेट इलेक्शन का शोर है और कल हुकूमत और अपोजिशन ऐवान बाला में हुक्मरानी की जंग भी लड़ेंगे। सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है। दोनों ही ये दावा कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, की जीत उनकी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी वाज़ेह फ़ैसला आ गया है कि इंतखाबात जो हैं वो आइन के मुताबिक होंगे, यानी सेनेट इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग यानी खुफिया राय शुमारी के मुताबिक होंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात कराने के लिए अपना किरदार भी अदा करना होगा। अब इलेक्शन कमीशन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और कल क्या होगा, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उबैद शाह साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा उबैद साहब, ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। जैसे इन्होंने कहा कि ऐवान बाला में एक जो इंतखाबी जंग है वो शुरू होने वाली, तो ये सारी सूरत हाल है क्या? मतलब क्यों दो अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पे बज़िद हैं और इस वक्त कौन कामयाबी की तरफ जा रहा है और उसकी वजह क्या है? कल को किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा अपना तजज़िया पेश कीजिए। फ़हीम भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सेनेट की जो वजूद की, सेनेट के बनाए जाने की या कायम होने की जो असल बुनियाद है उसको हम लोग इग्नोर किए बैठे हैं और नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता कि उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। ऐवान बाला इसलिए तश्कील दिया गया था कि कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो बराबर नहीं है। आबादी के लिहाज से किसी सूबे की सीटें ज़्यादा हैं और किसी सूबे की सीटें कम हैं। जैसे पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में, सिंध की दूसरे नंबर पे, KPK की तीसरे नंबर पे और बलूचिस्तान की चौथे नंबर पे। तो अगर किसी सूबे के अरकान असम्बली अपने सूबे के मफाद में कोई बिल या कानून पास करने में कामयाब हो जाए अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे, तो उस बिल को उस वक्त तक कानून होने की हैसियत नहीं मिलेगी जब तक वो ऐवान बाला से मंजूर ना हो जाए, सेनेट से मंजूर ना हो जाए। सही। और सेनेट में सारे सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। ठीक है। तो किसी भी सूबे को अगर नुकसान पहुंच रहा होगा उसके मफादात को, तो वो वहाँ से रिजेक्ट करवा देगा उस बिल को। तो ये सेनेट के क़याम का असल मकसद है। लेकिन आप बड़ी दिलचस्प बात ये कि सिंध से पंजाब के लोग सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। कोई पूछ कैसे हो जाते हैं? बस पार्टी नून लीग के वोट नहीं थे सिंध में, तो उन्होंने निहाल हाशमी को पंजाब से इलेक्ट करा दिया। उनके पास वहाँ सीटें बहुत थी। यहाँ कई लोग ऐसे इलेक्ट हो जाते हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक सिंध से होता है, उनको पंजाब के बहुत से इलाकों का पता ही नहीं होता, वो पंजाब के मफादात का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी तरह सिंध से बहुत सारे लोग इलेक्ट ऐसे हो जाते हैं जिनको सिंध के बहुत सारे इलाकों का ही नहीं पता होता, डायनामिक्स नहीं पता होती, सिंध के मफादात का उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ करना है। सेनेट का जो क़याम का बुनियादी मकसद है, जो उसकी वजह है आइन में उसको प्रोविज़न करने की, वो तो हम भूल चुके हैं। पहली तो बात ठीक है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की फैसले की तरफ, इस राय की तरफ। असल में इसको फैसला राय शुमारी और इसकी बात इसको लोग फैसला बार बार कह रहे हैं, फैसला नहीं कहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की एक राय है। सुप्रीम कोर्ट को आइन में 3 जुरिस्डिक्शन दी गई हैं। एक तो जुरिस्डिक्शन है एपलेट, कि अगर हाई कोर्ट वगैरह से कोई मुकदमा आपको कोई ऐसा फैसला हुआ जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किसी भी सूबे के। दूसरा उसको दायरे इख्तियार ये है कि 2 सूबों में या सूबे और वफाक में तनाज़ा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। और तीसरा ये कि सदर मुमलिकत को किसी मामले में राय चाहिए हो, कानूनी मामले पे, आईनी मामले पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट से तलब कर सकती है। सही। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के आइन में दायरा इख्तियार है। तो सदर मुमलिकत ने 25 दिसंबर को
एक राय तलब की, रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में और उनसे ये राय तलब की कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं सेनेट के जिनमें खुफिया रायशुमारी होती है, ये आइन के तहत होते हैं या किसी इंतखाबी कानून के तहत होते हैं? सवाल ये था। सही सवाल ये था कि ये आइन के तहत होते हैं या किसी इंतखाबी कानून के मुताबिक होते हैं। इंतखाबी कानून जो पाकिस्तान में आखिरी अमेंडेड है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऐसे होगा, ये शराइत होंगी, उम्मीदवारों के ये कवायफ होंगे, तरीक़ेकार यह होगा, इलेक्शन मुहिम इतने दिन चलेगी, इतने दिन पहले ख़त्म हो जाएगी, कागजात चैलेंज करने होंगे तो यूँ करना होगा वगैरह वगैरह, फार्म ए ऐसा होगा, फार्म बी ऐसा होगा वगैरह वगैरह। तो इस कानून के तहत इलेक्शंस होते हैं या आइन के तहत होते हैं, ये सवाल था। सही सर, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया कि आइन के जवाब देना था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी कि ये आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन होते हैं आइन के, और आइन में लिखा हुआ है कि ये खुफिया होंगे, लिहाजा अगर आपको खुफिया नहीं पसंद है कि ये खुफिया रायशुमारी हो तो आप आइन ही तरमीम करें, आइन में अमेंडमेंट करें। और आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी कोई भी तब्दीली आइन में कर सकती है। ठीक है, ये राय दी। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सारी सूरत जो कार्रवाई हुई इस पर मेरी राय जरा मुख्तलिफ है। आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है, हम इसे सुनना चाहते हैं, मगर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो इसको सुनने से पहले एक वक्फा भी लेना चाहते हैं। जरूर लीजिए। तो हम मेरा ख्याल है दोनों की राय का एहतराम करते हैं। हम जनाब एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। उबैद साहब, आप बता रहे थे कि आपकी अपनी राय, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी फैसला नहीं है वो राय है, तो आपने कहा कि मेरी भी एक राय है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बसद एहतराम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा पिछले 1.5 महीने में पूरे मुल्क में बड़ा हिजान रहा और लोग इंतज़ार करते रहे सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इलेक्शन का क्या होगा। काफ़ी इसकी सदर मुमलिकत ने जो सवाल पूछा कि क्या खुफिया रायशुमारी सेनेट के इंतखाबात में आइन के तहत होती है या इंतखाबी कवानीन के तहत, इस एक सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग की, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग की। चारों सूबों के एडवोकेट जनरल तलब किए, उनके दलाइल सुने, अटार्नी जनरल साहब को बुलाया, उनके दलाइल सुने। पीपल्स पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी चले आए, उन्होंने बड़ा आर्ग्यू किया। पीपल्स जमात इस्लामी के वकील आ गए, इश्तियाक एडवोकेट साहब, उनकी सुना। JUI फजलुर रहमान ग्रुप के कामरान मुर्तज़ा आ गए, उनको सुना। लंबी प्रोसीडिंग की, 20 समाअतें हुई हैं। 25 फरवरी को उन्होंने फैसला महफूज किया। अब ये बताइए आप मुझे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप पूरे पाकिस्तान से उसका जवाब लेना शुरू कर दें और ऐसे चलाएं जैसे एक आईनी दरखास्त आपके रूबरू दायर की गई हो और आप एक केस की तरह, मुकदमे की तरह उसकी कार्रवाई करें, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। एहतराम से कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता कोई ये नहीं है। इससे बेहतर ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जब ये मिला सवालनामा, रेफरेंस मिला, तो वो अपने सीनियर 5 जजेस को ये अरसाल कर देते और उनसे कहते कि अपनी राय लिख के दे दें। सही। वो राय देते अपनी, और ये अपनी राय, उनकी राय पढ़कर और अपने विजडम से और अपनी जो लीगल नॉलेज उनकी है, सारी ज़िंदगी का उनका कैरियर होता है, तो वो उसकी रोशनी में एक राय सदर मुमलिकत को दे देते कि ये यूँ हो, क्या ये सवाल आपका जो है ये इस तरह है और इसका जवाब इस तरह है। प्रोसीडिंग्स इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मेरी एक ओपिनियन है। सर, ये आपकी पहली बात तो ये। सर एक और बात कि ये जो इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन, ये हर 3 साल बाद होते रहते हैं और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहे। सबको पता है कि ये खुफिया राय शुमारी के मुताबिक होते हैं। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों सदर पाकिस्तान ने ये सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दी कि इस पर नज़रसानी की जाए? अच्छा सवाल किया आपने। इससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट की राय में इलेक्शन कमीशन के लिए जो कुछ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा सीक्रेसी किसी बैलेट की हमेशा मुतलक नहीं होती, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, कि क़यामत तक वो सीक्रेट रहेगा। अच्छा। सीक्रेसी का एक टाइम पीरियड होता है, कोई 5 साल या 10 साल या 20 साल, और एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड के बाद ये सीक्रेट नहीं रहेगा। और वफाकी वज़रा
जो कल मिले इस राय आने के सामने आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, और मिलने के बाद बाहर मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमने इस राय को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि अगर किसी पार्टी का सरबराह, वैसे तो बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन किसी पार्टी का सरबराह अगर शक करता है कि उसके किसी रुकन पार्लियामेंट ने जो उसके टिकट पर जीता है उसने वोट उसके उम्मीदवार को नहीं दिया, किसी और को दे दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन से रिव्यू कर सकता है कि भाई मुझे इसका वोट का बताएं कि इसने वोट किसको दिया। तो उस वक्त उसको इलेक्शन कमीशन ट्रेस करके बता देगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, बार कोड डाल सकता है, सीरियल नंबर डाल सकता है कि किस अरकान पार्लियामेंट ने या असेंबली ने किसको वोट दिया, उसको कौन सा बैलेट इशू हुआ था। उन्होंने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि ये हमारी फतह है, अगर हम चाहें तो हम किसी के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। ये आप पीटीआई की बात कर रहे हैं? जी जी, हुकूमती अरकान जी, वो कल मिले थे चीफ के इलेक्शन कमिश्नर भी से। यही कह रही है कि हमारी फतह है, क्योंकि वो यही चाह रही थी कि खुफिया तौर पर जो रायशुमारी हो। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो सवाल अभी ये इस दफ़ा तो हो नहीं सकता टेक्नोलॉजी बात सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि बैलेट पेपर छप चुके हैं, कल इलेक्शंस है। सर ये तो कभी भी नहीं होगा, जब आम इंतखाबात भी जब होते हैं तब भी हमेशा शोर की, कितना हमने शोर सुना, धांधली धांधली धांधली, पिछले इन इलेक्शन में, उससे पहले हमेशा सुनते आए। बिल्कुल, जितना शोर मचाया है हारने वाली पार्टियों ने, उन्होंने जब भी वो इक़्तिदार में आई उन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि कुछ ऐसा फिंगरप्रिंट्स के साथ जो है आप इलेक्शन, वो निज़ाम, जदीद निज़ाम जो पूरी दुनिया में राइज है, उसको पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करें जब आपके पास इख्तियार आए। सुप्रीम को सदर मुमलिकत के इस रेफरेंस से ये फ़ायदा हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी झंझोड़ा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत आपको इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने हैं, यह आपका किरदार है। और 222 के तहत आर्टिकल 222 के तहत आप हर वो कार्रवाई कर सकते हैं जो शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट महसूस आपको हो, तो उसके तहत का सदर भी आपका सबऑर्डिनेट है इस मामले में। तमाम असेंबलियाँ, तमाम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, तमाम सब आपके सबऑर्डिनेट हैं। आप काम करते क्यों नहीं है? हालांकि उनसे ये सवाल ही नहीं पूछा गया था, सदर मुमलिकत ने तो ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने अपनी राय में इसको शामिल किया, सही झंझोड़ा इलेक्शन कमीशन को। अब आइए, इसको एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं। जी हाँ, जरूर। ये खुश आइंद पहलू है कि शायद इसकी डेवलपमेंट में आगे कुछ हो। आपने डिस्का के इलेक्शन में देखा, सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन जो है काफ़ी जाग गया, उसने रिजल्ट रोक लिए, बाद में रिजल्ट रोकने के बाद इलेक्शन ही दोबारा रीपोलिंग की तरफ कर दिया। पहली बार ही आप ये देख रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन तो सोया रहता है, कोई छोटे मोटे प्रोसीजरल काम होते हैं वही करता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके इख्तियारात हमसे भी ज्यादा हैं। सर यहीं से हम इस मुल्क को चलाने के लिए जो हुकूमत चाहिए वो आपके जरिए आनी है। बिल्कुल, वक्फा आ चुका, आप समझ आ गई होगी आपको। वक्त आ गया, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सदर साहब ने जो रेफरेंस दायर किया, जो दरख्वास्त दी, वो उसकी ज़रूरत क्यों अचानक से पेश आई? क्योंकि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं खुफिया रायशुमारी के मुताबिक जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अब ये ज़रूरत क्यों हुई थी? ओपन हैंड बैलेटिंग ये क्यों अचानक से ज़रूरत? देखिए, इमरान खान साहब जो है वो पहले भी ये कह चुके हैं जब वो अपोजिशन में थे कि हम इख्तिदार में आए तो हम सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार बदलेंगे। ये वो उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था, नंबर 1 बात। लेकिन 2.5 साल गुजर गए, उन्होंने कोई लेजिस्लेटिव स्टेप तो उठाया नहीं था। बिल्कुल इलेक्शन सर पर आए तो उनको ख्याल आया कि अब यूँ कर लें, यूँ कर लें। इसके लिए सफिशिएंट टाइम था, उनको करना चाहिए था अगर वो कमिटेड थे। नंबर 1 बात। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दोनों बड़ी जमातें भी कहती रही हैं, जबकि बल्कि इनके मुआहदे में भी लिखा है कि हम सेनेट के इंतखाब का तरीक़ेकार बदलेंगे। ये मंडी लगाना, वोट बिकना, पैसों का लेन देन होना, MPS की वफादारियाँ बदल जाना, इस सिलसिले को हम ख़त्म करेंगे। ये इन्होंने भी आपस में तय किया था। इसलिए इमरान खान साहब को इन पर एज है, वो ये है कि इन्होंने अपनी पार्टी से वाहिद, ये पार्टी के सरबराह हैं और वाहिद जमात है ये, जिसने 20 MP अपनी पार्टी से निकाल दिए वोट बेचने पे।
बाकी अच्छा। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बाकी कभी किसी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। पता चल जाता है कि भाई हमारे लोगों ने वोट बेचे हैं, पैसे पकड़े। और सर अभी आम भी सी जो बात है ये, जरा हम सुनते हैं कि ये सेनेट के जो अरकान हैं इनकी सीटें बिकती हैं, ये एक आम सी अफवाह है, सच है, झूठ है, हमें बड़े इसका बड़े नहीं फिगर पता। सुनने में आते हैं ना। और सर कितने कल करोड़ की वजीर बिकती है? आजम इमरान खान साहब ने कहा कि अभी जो रेट चल रहा है वो 50 से 70 करोड़ रुपए का जी। का चल रहा है। इस तरह से, उसकी वजह ये टिकट है की ना कि खरीदो एक फरोख्त। एमपीए को बलूचिस्तान में तो अलग वोट चाहिए, नंबर ऑफ वोट्स, सिंध में अलग चाहिए। जैसे सिंध में 12 एमपीएस एक सेनेटर को मुंतखब कर सकते हैं, पंजाब में 47 है, या खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हल्के कम हैं, सेनेटर की तादाद सेम है, तो जाहिर है ज़्यादा वोट देकर, कम वोट देकर बन जाएगा। तो ये भी एक करप्शन है, तो इसको खत्म करने के लिए अगर शो ऑफ हैंड्स का ये तस्करा किया गया है तो इसमें बिल्कुल भी कोई गलत चीज नहीं थी, ये तो सही था। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसूली तौर पर ये बिल्कुल ठीक है कि अगर बिल्कुल जिसको वोट देना चाहता है उसके वोट का सबको पता हो, पूरी कौम को पता हो किस एमपीए ने किस को सेनेटर को वोट दिया, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है, और आईनी तरमीम तब हो सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो। अगर पीपल्स पार्टी राजी हो और नून लीग राजी हो, ठीक है। जिनकी असेंबली में नुमाइंदगी है, लेकिन उनको सूट करता है लेन देन का सिस्टम। अच्छा, वो वोट अपने अपने सेनेटर, उनको 6 सेनेटर होने चाहिए उनके, वो 8 कर लेते हैं, 2 मार्केट से खरीद लेते हैं, अच्छा, वो 9 कर लेते हैं, वो 7 कर लेते हैं। उनको सूट करता है कि भाई ले दे के मामला हो जाए। वो कहते हैं लेने देने की गुंजाइश ही खत्म हो गई तो फिर तो हमको गुजारा करना पड़ेगा उसी पे जो मौजूद है। तो अच्छा। कहने का मकसद ये कि वो सपोर्टिव नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो सपोर्टिव नहीं है। अब नून लीग ने क्या इख्तियार किया मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा मज़े का कहा जी हम, है तो बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब कह तो बहुत अच्छा रहे, शो ऑफ हैंड्स वाला, मगर इसलिए कह रहे हैं कि इनके लोग भागने वाले हैं तो हम इनका साथ क्यों दें। यानी वो तैयार बैठे थे खरीदने के लिए, पीटीआई को कौन खरीदेगा? अच्छा। पीटीआई का एमपीए कौन खरीदेगा? या तो पीपल्स पार्टी खरीद लेगी या नून लीग खरीद लेगी। अगर खरीदारी बंद हो गई, दुकान ही बंद हो गई, तो फिर कैसे खरीदारी उन्होंने करेगा? कहा कि इनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, इस वजह से ये शो ऑफ हैंड्स की जो है ना ये बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। और अभी एक्चुअल सूरत हाल यही है कि सिंध से 3 एमपीए टूट गए, वो उनके बारे में पीटीआई कह रही है कि वो लापता हो गए, और उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज कर दी कि हम अपने घर पे हैं और हम अपनी पसंद की कैंडिडेट को वोट देंगे अपनी चॉइस से, अपने जमीर के मुताबिक। यानी कि पैसे इससे उनको मिल साबित गए, हो गया, इससे पैसे मिल गए उनको। हिंट मिल गया कि उनका मामला पार्टी के खिलाफ कहीं हो गया। तो दूसरी पार्टीज का क्या हिसाब किताब है? जैसे अगर पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, इनके सर जो अरकान अमीर हैं, जमात इस्लामी की अगर बात करें, अच्छा। सिराजुल हक साहब जो कि बिल्कुल ही पीडीएम के सपोर्ट में नहीं थे, एक बड़ी अजीब सी बात है ये कि अब वो कह रहे हैं कि वो यूसुफ रजा गिलानी के साथ खड़े हुए हैं। उनकी पॉलिटिक्स देखें, बहुत लोग उनके नाक़िद हैं, उनकी पॉलिटिक्स ही बहुत अजीब है। उनसे एजाजुल हसन साहब ने मुलाकात की पीटीआई के कैंडिडेट ने कि भाई आप अपनी सपोर्ट मुझे दें, तो उन्होंने कोई बात कर ली, तो उन्होंने ऐलान कर दिया अमीरुल अजीम ने कि जी हमारा पीडीएम से जो इत्तेहाद हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ। सही। अब ये अजीब सी बात है ना, एक इत्तेहाद में आप हैं तो एक सूबे के लिए है, दूसरे सूबे में खिलाफ है। अच्छा, आपने पीटीआई की बात की कि उनके अरकान उन्होंने पकड़े भी हैं और वीडियोस भी आ गई सर, बाकी दूसरी सियासी जमातें जो हैं उनके क्या मामला है? क्या वो उनको भरोसा है अपने अरकान? देखें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन जमातें लाई थी, तो जब खड़े हुए पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ में सेनेटर्स ने थे दूसरी जमातों के अपोजिशन के, वो 14 थे, अंदर वोट देने गए तो 7 वोट डले। अच्छा, 7 लोग बिक गए, पता ही नहीं चला कौन थे। बात पता सबको था, कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने। बिल्कुल ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। इस हवाले से हमने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में इन सारे मसाइल को बेहतर अंदाज से हल किया जाएगा, जिससे अवाम तक जो है वो फ़वाइद जो है वो मुंतकिल हो सकेंगे। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।